चलिए दोस्तों, आज कहानी शुरू करते हैं चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के चैप्टर 7 मड ब्लर्स एंड मर्मर्स से। अगले कुछ दिनों तक हैरी का बहुत सा समय इस काम में बीता कि जब भी वो गिल्डर लॉकवर्ट को किसी गलियारे में आते देखता था तो वो उनकी नजरों से बचकर छुप जाता था। कॉलिन क्रीवी से बचना इससे ज्यादा मुश्किल काम था क्योंकि उसे हैरी का पूरा टाइम टेबल याद था। कॉलिन को जीवन में सबसे ज्यादा मजा इस बात से मिलता था कि वो दिन में 6-7 बार हैरी से कहे, सब ठीक है हैरी, और बदले में ये जवाब सुना, हेलो कॉलिन। भले ही हैरी के इन शब्दों में उसकी चीड़ स्पष्ट सुनाई दे रही हो। और उस तरफ हेडविग अब भी कार दुर्घटना को लेकर नाराज थी और रॉन की छड़ी अब भी सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। शनिवार की सुबह को तो इसने हद ही कर दी जब ये सम्मोहन की क्लास में रॉन के हाथ से छूट गई और सीधे जाकर नाटे बूढ़े प्रोफेसर फ्लिटविक की आंखों के बीचों बीच में लगी। जहां छड़ी टकराई थी वहां तत्काल एक बड़ा सा घूमर उभर आया। इस तरह एक के बाद एक कई बुरी घटनाओं को झेलने के बाद हैरी को खुशी हुई कि सप्ताह खत्म हो गया। वो रॉन और हरमाइनी शनिवार की सुबह हैग्रिड के यहाँ जाने की योजना बना रहे थे। बहरहाल हैरी का इरादा सुबह जितने बजे उठने का था गुरुद्वार की क्विडिच टीम के कप्तान ओलिवर वुड ने उसे उससे कुछ घंटे पहले ही हिलाकर उठा दिया। हैरी ने अलसाए अंदाज में पूछा, क्या हो गया? क्विडिच की प्रैक्टिस करना है, वुड ने कहा। चलो तैयार हो जाओ। हैरी ने आध खुली आंखों से खिड़की की तरफ देखा। गुलाबी और सुनहरे आसमान के पार धुंध की पतली परत दिख रही थी। अब जगने के बाद उस समझ में आया कि वो चिड़िया के इतने तेज शोर में कैसे सो रहा था। ओलिवर, हैरी ने अस्पष्ट अंदाज में कहा, अभी तो सूरज भी नहीं उगा है। बिल्कुल, वुड बोला। वो 6th ईयर का लंबा तकड़ा विद्यार्थी था और इस समय उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। ये हमारे नए ट्रेनिंग कार्यक्रम का हिस्सा है। तैयार हो जाओ, अपनी झाड़ू उठाओ और मैदान में आ जाओ, वुड ने जोश से कहा। वाकई किसी टीम ने अब तक प्रैक्टिस शुरू नहीं की है। ये काम इस साल सबसे पहले हम करेंगे। उगते हुए और हल्के से कांपते हुए हैरी बिस्तर से उतरा और अपने क्विडिच के कपड़े खोजने लगा। शाबाश हैरी, वुड बोला। 15 मिनट में पिच पर मिलते हैं। जब हैरी को अपना लाल दुशाला मिल गया और उसने ठंड से बचने के लिए ऊपर से अपना चोगा भी डाल दिया तो उसने रॉन को एक चिट्ठी में घसीटकर लिखा कि वो कहाँ जा रहा है। इसके बाद वो हल्की घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी निम्बस 2000 उसके कंधे पर रखी थी। वो अभी तस्वीर के छेद तक ही पहुंचा था कि तभी पीछे से खटाखट की आवाज हुई। हैरी ने पलटकर देखा कि कॉलिन क्रीवी घुमावदार सीढ़ी पर भागता हुआ नीचे आ रहा था। उसके गले में कैमरा तेजी से झूल रहा था और वो अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए था। मैंने किसी को सीढ़ियों पर तुम्हारा नाम लेते सुना है हैरी। देखो मेरे पास क्या है, मैंने फोटो धुलवा ली है। मैं तुम्हें फोटो दिखाना चाहता था। हैरी ने अलसाए अंदाज से उस फोटो को देखा जो कॉलिन ने उसकी नाक के नीचे बड़ा रखा था। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हिल रहा था। इसमें लॉकवर्ट किसी का हाथ कसकर खींच रहे थे। हैरी पहचान गया कि ये उसी का हाथ था। हैरी ये देखकर खुश हुआ कि फोटो में वो जमकर संघर्ष कर रहा है और कैमरे में फ्रेम में आने से इनकार कर रहा है। फिर हैरी ने देखा कि लॉकवर्ट हार मान ली और वे
हाँफते हुए तस्वीर के सफेद कोने में गिर गए। कॉलिन ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम इस पर ऑटोग्राफ दे दोगे? नहीं, हैरी ने साफ मना कर दिया। उसने आसपास देखकर इस बात की तसल्ली कर ली कि कमरा सचमुच खाली था। माफ करना कॉलिन, मैं जरा जल्दी में हूँ, क्विडिच की प्रैक्टिस करने जाना है। वो तस्वीर के छेद में से बाहर निकलने लगा। अरे वाह, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने पहले कभी क्विडिच नहीं देखा। कॉलिन उसके पीछे पीछे छेद से बाहर निकल आया। हैरी ने जल्दी से कहा, तुम बोर हो जाओगे, परंतु कॉलिन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसका चेहरा रोमांच से चमक रहा था। तुम पिछले 100 साल में किसी हाउस की तरह से खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हो, है ना हैरी? कॉलिन ने उसके पास फुदकते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा खेलते होगे। मैं कभी हवा में नहीं उड़ा हूँ। क्या ये मुश्किल होता है? क्या ये तुम्हारी खुद की झाड़ू है? क्या ये सबसे अच्छी झाड़ू है? हैरी नहीं जानता था कि कॉलिन से पीछा कैसे छुड़ा जाए। वो बहुत ज्यादा बड़बड़ करने वाली परछाई की तरह उसके पीछे लगा था। मुझे सचमुच नहीं पता कि क्विडिच क्या होता है, कॉलिन ने हाँफते हुए कहा। क्या ये सच है कि इसमें 4 गेंदें होती है और उनमें से 2 गेंदें खिलाड़ियों को उनकी झाड़ुओं पर से गिराने की कोशिश में चारों तरफ उड़ती रहती है? हाँ, हैरी ने भारी मन से कहा। अब उसने हार कर कॉलिन को क्विडिच के जटिल नियम समझाने का फैसला कर लिया। उन गेंदों को पहलवान कहते हैं। हर टीम में 2 मारक होते हैं जो पहलवानों को अपनी टीम के खिलाड़ियों से दूर रखने के लिए उन्हें अपने बल्ले से मारते हैं। फ्रेड और जॉर्ज गुरुद्वार के मारक हैं और बाकी की गेंद किस लिए होती है? कॉलिन ने पूछा। इस दौरान वो 2 सीढ़ियां फिसलकर लड़खड़ा कर गिर गया क्योंकि वो मुंह खोलकर हैरी की तरफ देख रहा था। हैरी फिर से उसे समझाने लगा। सबसे बड़ी लाल गेंद को तूफान कहते हैं। इससे गोल किए जाते हैं। हर टीम में 3 धावक होते हैं जो तूफान को एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं और इसे पिच के छोर पर बने गोल पोस्ट के बीच से निकलकर की कोशिश करते हैं। गोल पोस्ट यानी 3 ऊंचे खंबे जिनके कोनों पर रिंग लगे होते हैं। और चौथी गेंद सुनहरी गेंद होती है, हैरी बोला। ये बहुत छोटी और बहुत ही तेज होती है और इसे पकड़ना मुश्किल होता है, परंतु खोजी को इसे पकड़ना ही होता है क्योंकि क्विडिच का मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि सुनहरी गेंद न पकड़ ली जाए। और जिस टीम को खोजी सुनहरी गेंद को पकड़ता है वो अपनी टीम के लिए 150 पॉइंट जीत लेता है। और तुम गुरुद्वार के खोजी हो, है ना हो हैरी? कॉलिन ने श्रद्धा भरे भाव से कहा। हाँ, हैरी बोला। जब वे महल से बाहर निकले और से भीगी घास पर चलने लगे, और एक रक्षक भी होता है, वो गोल की रक्षा करता है। क्विडिच दरअसल वो बस इतना ही है। परंतु कॉलिन ने हैरी से सवाल पूछना बंद नहीं किया। वो ढलवाल लान से क्विडिच की पिच तक हैरी से लगातार सवाल पूछता गया और हैरी उससे तभी पीछा छुड़ा पाया जब तक चेंजिंग रूम के पास पहुंच गया। पीछे से कॉलिन सुरीली आवाज में बोला, हैरी, मैं जाकर एक अच्छी सी जगह पर बैठ जाता हूँ। और वो तेजी से दर्शक सीट की तरफ बढ़ गया। गुरुद्वार की बाकी टीम पहले ही चेंजिंग रूम में आ चुकी थी। वो एक लौता खिलाड़ी था जो पूरी तरह जागा हुआ दिख रहा था। फ्रेड और जॉर्ज विजली आंखें फूली हुई थी तथा बाल बिखरे थे। वे 4th ईयर की एलिसिया स्पिंकनेट के पास बैठे थे जो अपने पीछे की दीवार से टिक कर झपकी ले रही थी।
उसकी साथी अध्यापक केटी वेल और एंजेलिना जॉनसन भी उसके ठीक सामने बैठी उबासियां ले रही थी। तो तुम आ गए हैरी, तुम्हें देर कैसे हो गई? वुड ने उसे देखते ही पूछा। अब फिर पिच पर चलते हैं, और इससे पहले मैं तुम लोगों से जल्दी से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने गर्मियों में एक बिल्कुल नया ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है। मैं सोचता हूँ अगर हम इसके अनुसार खेलेंगे तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वुड के हाथ में क्विडिच की पिच का एक बड़ा चित्र था, जिस पर अलग अलग रंगों की स्याही से कई रेखाएं, तीर और क्लास के निशान बने थे। आपने बड़ी बाहर निकाली और बोर्ड को थपथपाया। तीर चित्र पर झल्लियों की तरह हिलने डुलने लगे। जब वुड अपनी नई रणनीति के बारे में भाषण देने लगा तो फ्रेड विजली का सिर सीधे एलिसियस पिटनेट के कंधे पर गिर गया और वो खर्राटे भरने लगा। पहले बोर्ड को समझाने में वुड को लगभग 20 मिनट लग गए, परंतु उसके नीचे एक और बोर्ड था और उसके नीचे तीसरा बोर्ड भी रखा था। जब वुड लगातार बोलता रहा तो हैरी को भी झपकी लग गई। तो वुड ने आखिरकार बहुत देर बाद हैरी को सुखद सपने से जगाया। जब हैरी ये सपना देख रहा था कि वो इस पल महल में नाश्ते में क्या खा रहा था, तभी वुड ने उसे पूछा, क्या सब पूरी बात समझ गए? कोई सवाल? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ऑलिवर, जॉर्ज ने कहा, जो चौंक कर जाग गया था। तुम ये सब बातें हमें कल क्यों नहीं बता सकते थे जब हम जाग रहे थे? ये बातें सुनकर वुड खुश नहीं हुआ। अब सब लोग ध्यान से ये बात सुन लो, उसने उन सबको गुस्से से घूरते हुए कहा। हमें पिछले साल क्विडिच कप जीतना चाहिए था। हमारी टीम सबसे अच्छी थी, परंतु दुर्भाग्य से कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं था। हैरी अपराधी भाव से अपनी जगह पर खसखसाया। पिछले साल जब फाइनल मैच खेला जाने वाला था तब वो अस्पताल में बेहोश पड़ा था। इस वजह से गरुड़ द्वार का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी कम हो गया और उन्हें 300 सालों में सबसे बुरी हारना पड़ा। वुड ने एक पल ठहरकर खुद को नियंत्रित किया। ये स्पष्ट था कि पिछली हार अब भी उसे यातना दे रही थी। तो इस साल हम पहले से ज्यादा कड़ी मेहनत करेंगे, ठीक है? अब हम चलते हैं और अपनी नई योजना के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। वुड चीखा। उसने अपनी झाड़ू उठाई और सबसे पहले चेंजिंग रूम से बाहर निकला। अब भी उबासी लेते हुए बाकी की टीम डगमगाते कदमों से उसके पीछे पीछे चल दी। वे लोग चेंजिंग रूम में इतने ज्यादा देर तक रह रहे थे कि अब सूरज पूरी तरह निकल आया था। हालांकि धुंध के अवशेष अब भी स्टेडियम के घास पर दिख रहे थे। जब हैरी चलकर पिच पर पहुंचा तो उसने रॉन और हरमाइनी को स्टैंड में बैठे देखा। तुम्हारा खेल अब भी खत्म नहीं हुआ? रॉन ने अविश्वास से पूछा। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, हैरी बोला। वो ईर्ष्या से टोस्ट और जेम को देख रहा था, जो रॉन और हरमाइनी बड़े हल से लेकर आए थे। वुड हमें नई रणनीतियां सिखा रहा था। हैरी अपनी झाड़ू पर चढ़ गया और जमीन पर पैर मारकर हवा में ऊपर उठा। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ी और इसने उसे वुड के लंबे भाषण से ज्यादा असरदार तरीके से जागृत कर दिया। क्विडिच पिच पर वापस लौटना बहुत अद्भुत अनुभव था। फ्रेड और जॉर्ज के साथ रेस लगाते हुए वो पूरी गति से स्टेडियम के चारों ओर उड़ा। जब वे कोने पर मुड़े तो फ्रेड ने पूछा, ये अजीब सी क्लिक की आवाज कैसी है? हैरी ने दर्शक सीट में देखा। कॉलिन बहुत ऊंची सीट पर बैठा था। उसका कैमरा ऊपर की तरफ था और वो एक के बाद एक धड़ाधड़ तस्वीरें ले रहा था।
जिसकी तीखी आवाज खाली स्टेडियम में अजीब तेजी से गूंज रही थी। कॉलिन तीखी आवाज में चिल्लाया, इस तरफ देखो हैरी, इस तरफ। फ्रेड ने पूछा, वो कौन है? पता नहीं, हैरी ने झाड़ू बोल दिया और अपने रफ्तार तेज कर दी, जो उसे कॉलिन से उतनी दूर ले गई जितनी दूर जाना संभव था। जब वुड हवा को चीरते हुए उसकी तरफ आया तो उसने तोड़ियां चराकर कहा, ये क्या हो रहा है? वो फर्स्ट ईयर का छात्र तस्वीरें क्यों ले रहा है? मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है वो नाग शक्ति का जासूस हो, जो हमारे नए ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हो। वो गरुड़ द्वार में है, हैरी तत्काल बोला। और नाग शक्ति को किसी जासूस की जरूरत नहीं है, ओलिवर, जॉर्ज ने कहा। वुड ने चीखते हुए पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि वे यहाँ खुद मौजूद है, जॉर्ज ने जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। हरे दुशाले में कुछ लोग अपने हाथों में जादुई झाड़ू लेकर पीछ पर चल रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, वुड ने गुस्से से फुड़फुड़ाते हुए कहा। आज के लिए पीछ मैंने ली है, हम इस बारे में देखते हैं। वुड तेजी से जमीन पर उतरा। गुस्से से वो थोड़ी ज्यादा ही तेजी से जमीन में टकराया, इसलिए उतरते समय थोड़ा सा लड़खड़ा गया। हैरी, फ्रेड और जॉर्ज भी उसके पीछे उतर आए। फ्लिंट, वुड नागशक्ति के कप्तान की तरफ देखकर गरजा, ये हमारी प्रैक्टिस का समय है। हमने आज के लिए पिच खास तौर पर ली है। अब आप लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? मार्क फ्लिंट देखते में वुड से भी टकरा था। उसके चेहरे पर देखते जैसी चालाकी का भाव उभरा जब उसने जवाब दिया, हम सबके लिए पर्याप्त जगह है वुड। एंजेलिना, एल्सिया और केटी भी वहां आ गई। नाग शक्ति की टीम में कोई लड़की नहीं थी। पूरी टीम कंधे से कंधा मिलाकर गरुड़द्वार की टीम के सामने खड़ी हो गई। परंतु मैंने पिच बुक की है, वुड ने गुस्से में थूकते हुए कहा। मैंने पिच बुक की है। ओह, फ्लिंट बोला, परंतु मेरे पास प्रोफेसर स्नेप की विशेष अनुमति है। मैं प्रोफेसर एमएस स्नेप नागशक्ति की टीम को आज क्विडिच पिच पर प्रैक्टिस करने की अनुमति देता हूँ, ताकि वे अपने नए खोजी की प्रशिक्षण दे सके। तुम्हें नया खोजी मिल गया? वुड ने भूल मुद्दे से दूर जाते हुए पूछा। कहा, और उनके सामने खड़े 6 बड़े लड़कों के पीछे से 7वां छोटा लड़का निकला, जिसके पीले और नुकीले चेहरे को रोम रोम मुस्कुराहा था। वो ड्रैको मैल्फॉय था। कहीं तुम लूसियस मैल्फॉय के बेटे तो नहीं हो? फ्रेड ने मैल्फॉय को नाग शक्ति के भाव से देखते हुए पूछा। अजीब बात है कि तुमने ड्रैको के डैडी का नाम लिया, फ्लिंट ने कहा, जब नाग शक्ति की पूरी टीम दांत निकालकर मुस्कुराने लगी। मैं दिखाता हूँ कि उन्होंने नाग शक्ति की टीम को कितनी उदारता से तोहफा दिया है। उन 7 ने अपनी झाड़ुएं आगे की। सुबह की धूप में गरुड़द्वार के खिलाड़ियों के नाक के नीचे 7 सफेद चमकदार और बिल्कुल नए हैंडल चमकने लगे, जिन पर सुंदर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, निम्बस 2001। बिल्कुल नया मॉडल है, अभी पिछले महीने में आया है, फ्लिंट ने लापरवाही से कहते हुए अपने झाड़ू के सिरे से धूल का एक कण साफ किया। मुझे विश्वास है कि ये पुरानी 2000 सीरीज से काफी तेज है। और जहां तक पुरानी क्लिनसिप झाड़ू का सवाल है, उनसे फ्रेड और जॉर्ज की तरफ गंदे तरीके से देखते हुए कहा, जिनके हाथ में क्लिनसिप 5 झाड़ू है, उससे तो ये बिल्कुल साफ कर देती है। एक पल के लिए तो गरुड़द्वार की टीम के किसी भी खिलाड़ी की समझ में नहीं आया कि क्या कहा जाए। मैल्फॉय इतना ज्यादा दांत दिखा रहा था कि उसकी ठंडी आंखें
बहुत छोटी होकर छेद के बराबर देखने लगी थी। अरे देखो, बीच पर कब्जा, फ्लिंट बोला। रॉन और हरमानी घास का मैदान पार करके ये देखने आ गए थे कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? रॉन ने हैरी से पूछा। तुम खेल क्यों नहीं रहे हो? और ये यहाँ क्या कर रहा है? वो मैल्फॉय की तरफ देख रहा था, जिसने नागशक्ति की क्विडिच टीम का दुशाला पहन रखा था। मैं नागशक्ति का नया खोजी हूँ, विज़ली, मैल्फॉय गार्ड से बोला। सब उन झाड़ुओं को हर्षद से देख लो, जो मेरे डैडी ने हमारी टीम को दी है। रॉन का मुंह खुला रह गया जब उसने अपने सामने 7 बेहतरीन जादुई झाड़ुएं देखी। अच्छी है ना? मैल्फॉय रेशमी अंदाज में बोला। परंतु शायद गरुद्वार की टीम भी चंदा इकट्ठा करके नए झाड़ुएं खरीद सकती है। तुम लोग अपनी क्लीनसी 5 झाड़ुओं को बेच सकते हो और मुझे उम्मीद है कि कोई संग्रहालय उन्हें खरीद लेगा। नागशक्ति की पूरी टीम ठहाके लगाने लगी। कम से कम गरुड़द्वार का कोई भी खिलाड़ी रिश्वत देकर टीम में नहीं आया है। सब अपनी काबिलियत के दम पर है, हरमानी ने तेजी से कहा। मैल्फॉय के चेहरे का करवीला अंदाज टगमगाने लगा। तुम्हारे राय कितनी पूछी है? घटिया मक्कार बच्चा, उसने थूक दिया। हैरी को तत्काल समझ में आ गया कि मैल्फॉय ने कोई सचमुच बुरी बात कह दी थी, क्योंकि उसके शब्द पर एकदम बवाल मच गया। फ्लिंट को तेजी से मैल्फॉय के सामने आना पड़ा ताकि फ्रेड और जॉर्ज को उस पर कूदने से रोका जा सके। एलिसिया चीखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और रॉन ने दुशाले में हाथ डालकर अपनी छड़ी निकाली और चिल्लाया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी मैल्फॉय। और उसने फ्लिंट की बाह के नीचे से जादुई छड़ी निकालकर मैल्फॉय के चेहरे के सामने रख दी। स्टेडियम में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और रॉन की छड़ी के गलत जोर से हैरी रोशनी निकली। ये रोशनी रॉन के पैर से टकराई और उसे घास पर पीछे की ओर धकेलकर गिरा दिया। रॉन, रॉन, तुम ठीक हो? हरमाइनी चिल्लाई। रॉन ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, परंतु बाहर निकल नहीं पाया। इसके बजाय उसे एक जोरदार डकार आई और कोई घोंघे उसके मुंह से बाहर निकलकर उसकी गोद में आ गई। नागशक्ति के खिलाड़ियों का हंसी के मारे बुरा हाल था। फ्लिंट हंसते हंसते दोहरा हो गया था और सहारे के लिए अपनी नई झाड़ू पर टिका हुआ था। मैल्फॉय के दोनों हाथ और दोनों पैर जमीन पर थे तथा वो अपनी मुट्ठी से जमीन ठोक रहा था। गरुड़द्वार के खिलाड़ी रॉन के आसपास इकट्ठे हो गए थे, जिसके मुंह से डकार के साथ चमकते बड़े घोंघे बाहर निकलने जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसे छूना नहीं चाहता था। बेहतर होगा कि हम उसे हैग्रिड के यहाँ ले चले, उसका घर सबसे पास है, हैरी ने हरमाइनी से कहा, जिसने बहादुरी से सिर हिलाया। उन दोनों ने रॉन के हाथ पकड़कर उसे उठाया। क्या हुआ हैरी? क्या हुआ? क्या वो बीमार है? परंतु तुम उसे ठीक कर दोगे, है ना? कॉलिन अपने सीट से दौड़कर नीचे उतर आया था और जब वे पीठ से दूर जाने लगे तो उसके आसपास ही नाचता रहा। रॉन ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसके मुंह से कई घूंघे निकलकर टपक गई। वो कॉलिन ने मंत्रमुग्ध होकर अपना कैमरा उठाया। क्या तुम उसे स्थिर पकड़ रख सकते हो हैरी? रास्ते से हट जाओ कॉलिन, हैरी ने गुस्से से कहा। और हरमाइनी रॉन को सहारा देकर स्टेडियम से बाहर ले गए और फिर वे अंधेरे जंगल की तरफ वाले मैदान को पार करने लगे। जब हैग्रिड का घर नजर आने लगा तो हरमाइनी बोली, वो वहां पहुंच ही गए रॉन, तुम 1 मिनट में ठीक हो जाओगे, बस पहुंच ही गए।
वे हैग्रिड के घर से 20 फुट की दूरी पर होंगे कि तभी उसके घर का दरवाजा खुला, परंतु दरवाजे से बाहर निकलने वाला व्यक्ति हैग्रिड नहीं था। बहुत हल्के बैंगनी रंग का दुशाला पहने गिल्डरॉय लॉकवुड तेज कदमों से बाहर निकले। जल्दी से इसके पीछे छुप जाओ, हैरी ने फुसफुसाते हुए कहा और रॉन को घसीटकर पास वाली झाड़ी के पीछे लिया। हरमाइनी को भी मन मारकर उनके पीछे आना पड़ा। ये बहुत आसान है, बसते तुम्हें पता हो कि इसे कैसे किया जाता है। लॉकवुड हैग्रिड से जोर जोर से बोल रहा था। अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो तुम जानते हो कि मैं कहाँ मिलूंगा। मैं तुम्हें अपनी एक पुस्तक भिजवा दूंगा। मुझे हैरानी है कि तुम अब तक मेरी एक भी किताब नहीं पढ़े। मैं आज रात को एक पुस्तक पर ऑटोग्राफ देकर उसे भिजवा दूंगा। अच्छा, अलविदा। और वे तेज कदमों से महल की तरफ चल दिए। हैरी ने अब तक इंतजार किया जब तक कि लॉकवुड ओझल नहीं हो जाए। फिर उसने रॉन को झाड़ी से बाहर खींचा और हैग्रिड के सामने वाले दरवाजे तक ले गया। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खटखटाया। तो दोस्तों, आज के लिए इतने हैं। फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, और तब तक कहानी अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।